डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल A to Z कोचिंग सेंटर पे। तो हम इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस का 80 महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, LPG का मुख्य घटक क्या है? मतलब LPG में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो आपको बता दें, इसका आंसर आपका होगा ब्यूटेन। क्या आंसर होगा? ब्यूटेन और प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन। इसका मेन रूप से अगर आपका आंसर जो होगा ना ब्यूटेन होगा। अगर ब्यूटेन ना रहे तो आप प्रोपेन मारिएगा, ठीक है। अगर ब्यूटेन ना रहे तो प्रोपेन, और दोनों रहे तो दोनों मार सकते हैं। तो आपका पहला का आंसर क्या हो गया? ब्यूटेन, ठीक है। दूसरा है, चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन गैस। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो नाइट्रोजन गैस। जंग का सूत्र क्या होता है? तो Fe2O3 इंटू XH2O। एक्स का मतलब हुआ कितना है पता नहीं, जल का अणु पता नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जंग का सूत्र होता है Fe2O3 इंटू XH2O। अगला है, ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं? आपको पता है ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। तो परमाणु गिनना है ना, तो यहाँ पर देखिएगा 6, 12, 18, 24, यानी ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं? तो 24, ठीक है। ग्लूकोज में कितने परमाणु होते हैं? तो 24 परमाणु होते हैं। अब देखिए अगला प्रश्न आपके सामने, कौन रासायनिक अभिक्रिया के दर को घटाता या बढ़ाता है? तो आपका 5 का आंसर हो जाएगा उत्प्रेरक। क्या आंसर हो जाएगा? उत्प्रेरक। क्या आंसर होगा? उत्प्रेरक। रासायनिक अभिक्रिया की दर को कौन घटाता या बढ़ाता है? तो उत्प्रेरक, ठीक है। अगला है, श्वसन की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो आपका आंसर क्या होगा? ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी। अगर ये ऑप्शन न रहे तो आप आंसर मार सकते हैं क्या चीज? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। क्या मार सकते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। श्वसन की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? तो ऊष्माक्षेपी बोलिए या ऑक्सीकरण बोलिए। श्वसन की क्रिया कौन सी अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी या ऑक्सीकरण, ठीक है। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बता दें आपको कि बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? तो NaHCO3। इसका रासायनिक नाम पूछे अगर आपसे तो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या होगा इसका? बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। तो आप साथ में लिखिएगा, ठीक है। हम 80 प्रश्नों को देखेंगे साइंस का, जो आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है। इसलिए वीडियो को अंत देखने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तो अगला है आपका कि किसके विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है? किसके विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है? तो आपका आंसर होगा CaO। क्या आंसर होगा? CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। इसी को बोलते हैं काली चूना। क्या बोलते हैं? काली चूना। इसी को बोलते हैं बिना बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना, ठीक है। इसी को क्या बोलते हैं? बिना बुझा हुआ चूना। तो किसके विलयन का उपयोग सफेदी करने में किया जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड बोलिए, बिना बुझा हुआ चूना बोलिए, या तो बोल सकते हैं कली चूना, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा अगला प्रश्न क्या कहता है आपके सामने। प्रश्न नंबर हम बात करते हैं कितना? 9। तो देखिए प्रश्न नंबर अगर 9 की अगर बात करें तो 9 क्या कहता है आपके सामने कि जब कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया कर लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया, ठीक है। जब कोई अम्ल क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है तो इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने क्या कहता है कि सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ गर्म करने पर क्या बनेगा? सोडियम मतलब Na, क्लोरीन गैस के साथ मतलब Cl2, गर्म करेंगे तो बनेगा NaCl। क्या बनेगा? NaCl बनेगा, मतलब सोडियम क्लोराइड बनेगा, ना साधारण नमक बनेगा। तो इसका आंसर आपका हो गया साधारण नमक, या बोल सकते हैं सोडियम क्लोराइड, या बोल सकते हैं NaCl, ठीक है। सोडियम को क्लोरीन गैस के साथ गर्म करने पर बनेगा NaCl। अगला है, लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है? तो आपको बता दें यहाँ पे कोई जी बोला है लाल को नीला करेगा। तो लाल से जो नीला करता है ना, ये क्षारक करता है। कौन करता है? क्षारक। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षारक करता है। अगर बोलता नीला से लाल बोलता तब आपका आंसर क्या होता? अम्ल होता। लेकिन लाल से नीला करता है कौन? तो क्षारक करता, ठीक है।
तो आपका 11 का आंसर हो गया कौची, क्षारक हो गया। क्या आंसर हो गया, क्षारक हो गया। ठीक है, क्षारक उदासीन कौन करता है, तो बता दें आपको, क्षारक उदासीन अम्ल करता है। अम्ल करता है क्षारक उदासीन, और अम्ल उदासीन क्षारक करता है, उल्टा। ठीक है, तो क्षारक उदासीन पूछा है ना, तो आपका आंसर अम्ल हो गया। अगला है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम, 7 से कम। और क्षारक का पीएच मान कितना, 7 से अधिक। और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो यहाँ पे अम्ल का पीएच मान 7 से क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, धातु की ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय। कैसी होती है, क्षारीय। ठीक है, तो यहाँ पे 14 का आंसर हो गया क्षारीय। 14 का आंसर क्या हो गया, 14 का आंसर आपका हो गया क्षारीय। धातु की ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है, क्षारीय होती है। और अधातु बोलेगा, अधातु की ऑक्साइड की प्रकृति तो अम्लीय होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 15 की बात करते, देखिएगा प्रश्न नंबर 15 की बात करेगा तो देखिए, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बता दें आपको, आंसर होगा एसिटिक अम्ल। क्या होगा, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, अगला है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है, तो आपका आंसर होगा 5.5। 5.5 बोलिए, या कहीं कहीं आपको जो है ना, या 5.6 भी देखने को मिल सकता है। तो 5.5 ही मार सकते हैं, आप 5.6 ही मार सकते हैं, आपको ऑप्शन का अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अम्लीय वर्षा की पीएच मान 5.5 या 5.6 होता है। जल में घुलने वाले क्षारक को क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। क्या कहते हैं, क्षार या अल्कली। क्षार को इंग्लिश में कौन सी कहते हैं, अल्कली कहते हैं। क्षार को इंग्लिश में क्या कहते हैं, अल्कली कहते हैं। हमारे आवासन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हमारे आवासन में कौन सा अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH। NaOH होता है, इसी को बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कॉस्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र NaOH होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखिएगा प्रश्न नंबर 20 की अगर बात करें तो आपके सामने है 20 नंबर, देखिएगा 20 नंबर प्रश्न कहता है, विरंजक चूर्ण बनाने में किस यौगिक का प्रयोग होता है, तो आपका आंसर होगा CaOH का हॉल ट्वाइस। ठीक है, विरंजक चूर्ण बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो CaOH का हॉल ट्वाइस। इसी को कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को कहते हैं बूझा हुआ चूना। बूझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH का हॉल ट्वाइस। अब बिना हुआ बूझा का सूत्र होता है CaO। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, विरंजक चूर्ण बनाने में किस यौगिक का उपयोग होता है, तो आपका आंसर हो गया CaOH का हॉल ट्वाइस, मतलब बोलेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना। इसी को बोलते हैं बिना बूझा हुआ चूना। बेकिंग सोडा को किस विधि से बनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा साल्वे विधि। कौन सा विधि, साल्वे विधि। बेकिंग सोडा को किस विधि से बनाते हैं, साल्वे विधि। बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है, NaONH3। ये बेकिंग सोडा का सूत्र होता है। बेकिंग सोडा को ही कहते हैं खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा को क्या कहते हैं, खाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट, सूत्र होता है NaCO3, याद रखिएगा। धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। धोवन सोडा की प्रकृति कैसी होती है, बोलिएगा क्षारीय। साथ में कॉपी में लिखिएगा जरूर, 80 प्रश्न जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके यहाँ पूछने के लिए। धोवन सोडा की प्रकृति क्या हो गया, क्षारीय। ठीक है, प्लास्टर और पेरिस बनाने में किस यौगिक का उपयोग होता है, तो जिप्सम। किसका उपयोग होता है, जिप्सम का। प्लास्टर और पेरिस बनाने में किसका उपयोग होता है, जिप्सम का। और जिप्सम का सूत्र क्या होता है, CaSO4 × 2H2O। जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O, याद रखिएगा, CaSO4 × 2H2O। तो प्लास्टर और पेरिस बनाने में किसका उपयोग होता है, जिप्सम का उपयोग होता है। किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आयरन की कमी से। आयरन की कमी से कौन सी रोग होता है, तत्व बोला है ना, एनीमिया। तत्व बोला है कि किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आयरन की कमी से। इसी को हम लोग लोहा कहते हैं। क्या कहते हैं, इसी को लोहा कहते हैं। संकेत इसका Fe होता है। तो किस तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है, तो आयरन की कमी से होता है, याद रखिएगा। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु कौन है, देखिएगा। अगला प्रश्न आपका कहता है कि विद्युत का
सबसे अच्छा चालक धातु कौन है? तो बता दिया आपको, इसका आंसर क्या होगा? चांदी। विद्युत का सबसे अच्छा चालक धातु चांदी। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? लिथियम। इसका संकेत होता है Li। क्या होता है? Li। और चांदी का संकेत Ag होता है, याद रखिएगा। अच्छा, द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रोमीन। क्या हो जाएगा? ब्रोमीन हो जाएगा। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है? तो ब्रोमीन हो जाएगा। अगर क्वेश्चन रहता कि द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है, तो धातु बोलता तो आपका आंसर पारा हो जाता। द्रव अवस्था में पाया जाने वाला धातु बोलेगा तो पारा, और धातु बोलेगा तो ब्रोमीन। तो यहाँ पे आंसर आपका इसका हो गया ब्रोमीन हो गया। ठीक है। भूपर्पट्टी पर सर्वाधिक पाया जाने वाला उपधातु कौन है? तो आपका आंसर 28 का आंसर होगा सिलिकॉन। क्या आंसर हो गया बोलिएगा? सिलिकॉन। ठीक है। इसका ये संकेत SI होता है। तो भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाना उपधातु बोला है, तो उपधातु बोलेगा तो आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। धातु बोलेगा तो आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। भूपर्पट्टी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला धातु बोलेगा तो एल्युमिनियम, उपधातु बोलेगा सिलिकॉन, आधातु बोलेगा तो ऑक्सीजन। ठीक है। विद्युत का सुचालक अधातु तत्व कौन है? तो ग्रेफाइट। अधातु बोला है ना, ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट। विद्युत का सुचालक अधातु कौन है? तो ग्रेफाइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? तो आंसर हो गया फ्लोरीन। क्या आंसर हो गया बोलिएगा? फ्लोरीन। क्या आंसर हो गया? फ्लोरीन। ठीक है, फ्लोरीन। सबसे अधिक क्रियाशील अधातु कौन है? फ्लोरीन। आगे है, प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? प्राकृतिक में पाए जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन है? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा हीरा। क्या हो जाएगा बोलिए? हीरा। ठीक है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का, माने लोहा का। मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? आयरन का, माने लोहा का। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 की अगर बात करें, देखिए कहता है ऑक्साइड अयस्कों का साधारण किस विधि से होता है? ऑक्साइड अयस्कों का साधारण किस विधि से होता है? तो बता दिया आपको, इसका आंसर होगा द्रव चालित धुलाई विधि। द्रव चालित धुलाई विधि। द्रव चालित धुलाई विधि। तो ऑक्साइड अयस्कों का साधारण किस विधि से होता है? द्रव चालित धुलाई विधि से होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो आपका आंसर हो जाएगा कॉपर और तांबा। क्या आंसर हो जाएगा? कॉपर और तांबा। कॉपर और तांबा, सॉरी, आपका आंसर हो जाएगा Cu+Zn। Cu+Zn। Cu माने कॉपर, कॉपर माने तांबा, Zn माने जिंक, जिंक माने जस्ता। तो जिंक जस्ता भी बोल सकते हैं, कॉपर जिंक जस्ता भी सॉरी, मतलब कॉपर को हम तांबा बोलते हैं, है ना, और जिंक को जस्ता ही बोलते हैं। और संकेत होता है Cu Ag। तो आपका आंसर कॉपर या जिंक बोलिए, या तो तांबा या जस्ता बोलिए, या Cu+Zn बोलिए। ठीक है। तो यहाँ पे आपका प्रश्न था पित्तल किसका मिश्र धातु है? तो तांबा और जिंक का। तांबा और जिंक का। ठीक है। बातिया भट्टी से कैसा लोहा प्राप्त होता है? तो आपका आंसर क्या होगा? बातिया भट्टी से लोहा जो प्राप्त होता है, कच्चा लोहा प्राप्त होता है। कैसा लोहा प्राप्त होता है? कच्चा लोहा। इसी को बोलते हैं ढलवा लोहा। कैसा लोहा? ढलवा लोहा। तो बातिया भट्टी से कच्चा लोहा या ढलवा लोहा प्राप्त होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। आयनिक यौगिक का गलनांक क्या होता है? उच्च होता है। चलिए अगर देखिएगा प्रश्न नंबर 37 की बात करेंगे अब। कहता है प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले धातु का नाम लिखें। तो इसका आंसर आपका होगा सोना और चांदी। क्या आंसर होगा? सोना और चांदी आंसर होगा। प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाने वाला धातु कौन है? सोना और चांदी। यहाँ पे ऑप्शन इसीलिए दिया गया है ताकि आपको अच्छा से याद रहे, एग्जाम में आप ऑप्शन के आधार पर सही आंसर मार सकें। ठीक है ना। अगला प्रश्न कहता है, इसका आंसर सोना चांदी हो गया। ठीक है। 37 का आंसर क्या हो गया? सोना और चांदी। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। क्या कहते हैं? गैंग। ठीक है। अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। एल से होता है एल्युमिनियम। बॉक्साइड किसका अयस्क है? एल्युमिनियम का। स्टील कितने प्रकार के होते हैं? तो बता दें आपको 4 प्रकार के होते हैं।
ठीक है। प्रकाश एक ऐसा तरंग है, प्रकाश एक ऐसा तरंग है, तो बता दिया आपको कि अनुप्रस्थ तरंग, कैसा तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। अगर ये ऑप्शन ना रहे तो आंसर मारिएगा विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग बोलिए या विद्युत चुंबकीय तरंग बोलिए, दोनों सही होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। प्रश्न नंबर 42 की बात करेंगे अब। तो देखिएगा, निर्वात में प्रकाश का वेग कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, किलोमीटर में से बोल सकते हैं 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड। ठीक है, तो किलोमीटर में 10⁵ हो जाएगा, अब मीटर बोल जाएगा 10⁸। तो यही आपकी एग्जाम में पूछता है। ठीक है, कि प्रकाश का वेग कितना, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। आगे है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल का। किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, लाल का। किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं, तो आपका आंसर होगा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। ठीक है, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अगला है, किसी दर्पण के एक भाग को कलई करने के लिए किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। दर्पण के एक भाग का जो रंगा जाता है वो किसके द्वारा, तो आपका आंसर होगा AgNO3। इसी को कहते हैं सिल्वर नाइट्रेट। ये किसका सूत्र है, सिल्वर नाइट्रेट। इसी को कहते हैं लूनर कॉस्टिक। क्या कहते हैं, लूनर कॉस्टिक, लूनर कॉस्टिक। तो किसी दर्पण के एक भाग को कलई करने के लिए लूनर कॉस्टिक का उपयोग किया जाता है, या तो बोलिए सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3 बोलिए। ठीक है, और अगला है समतल दर्पण। अगला देखिएगा, समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है। समतल दर्पण का रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। समतल दर्पण के रेखीय आवर्धन कितना होता है, तो +1 होता है। ठीक है, अब देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने आते हैं। प्रश्न नंबर 47 की बात करेंगे अब। देखिए, प्रश्न नंबर 47 की बात करते हैं। कहता समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो इसका आंसर आपका होगा समतल दर्पण में काल्पनिक बनता है। ठीक है, काल्पनिक बनता है और कैसा बनता है, सीधा बनता है। तो आंसर क्या हो गया, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और सीधा। समतल दर्पण हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक और सीधा बनता है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, कौन कौन, आपतन कोण अपवर्तन को आपस में बराबर होता है, और दूसरा है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही तल में होता है। दर्पण में आवर्धन का सूत्र लिखें, m = -v/u, m = -v/u, ये आवर्धन का सूत्र होता है। अगला है, सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण। सर्च लाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण। गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। ठीक है, गाड़ियों में साइड मिरर के रूप में किसका उपयोग होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग होता है। अगला देखिएगा, अगला कहता है, किस दर्पण को मुख्य फोकस काल्पनिक होता है, किस दर्पण का मुख्य फोकस काल्पनिक होता है, तो आपका आंसर होगा उत्तल दर्पण। कौन दर्पण, उत्तल दर्पण। गोले दर्पण में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होगा, संबंध क्या होगा, तो R = 2f। ये ऑप्शन आ रहे तो आप F = R/2 भी मार सकते हैं, F = R/2। तो गोली दर्पण में फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है, R = 2f या F = R/2 होती है। और अगला देखिएगा, अगला प्रश्न कहता है यहाँ पे आपके सामने कि किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 7 सेंटीमीटर है, मतलब F = कितना है, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा, आपको पता है वक्रता त्रिज्या R वाला सूत्र होता है 2f होता है। तो 2f का मान 60 है, तो 7 दूनी 120 हो जाएगा। ठीक है, गुना हो जाएगा 120 सेंटीमीटर। तो आपका 54 का आंसर कितना हो गया, 120 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है,
अगला है जल का अपवर्तनांक कितना होता है, जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो आपको याद होना चाहिए जल का अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33, 1.33। निर्वात और हवा में सघन मध्यम कौन है, तो जिसका अपवर्तनांक कम वह होगा विरल, और जिसका अपवर्तनांक ज़्यादा वो सघन। तो सघन बोला है तो आपका यहाँ पे हवा हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर, हवा हो जाएगा। हवा जो है यहाँ पर सघन माध्यम हो जाएगा। किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, तो आपका आंसर क्या होगा, किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं, उत्तल लेंस। क्या आंसर हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अगला है तारों, रात्रि में तारों का टिमटिमाना, रात्रि में तारा जो है किस घटना के कारण टिमटिमाता है, तो 58 का हो जाएगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या आंसर हो जाएगा, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, रात्रि में तारा काहे टिमटिमाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आप ये भी बोल सकते हैं कि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन ही बोल सकते हैं। हीरे का चमकना प्रकाश किस घटना का उदाहरण है, तो आंसर होगा प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या आंसर होगा, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। याद रखिएगा, हीरे का चमकना प्रकाश किस घटना का उदाहरण है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उदाहरण है चमकता हृदय। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है आपके सामने, प्रश्न नंबर 60। अगर हम बात करें 60 का, देखिएगा कहता है क्रांति कोण के लिए संगत अपवर्तन को मान कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्रांति कोण के लिए संगत अपवर्तन कोण का मान कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो आपका आंसर होगा अवतल लेंस। अधिकता है किस लेंस की तरह, उत्तल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला किस लेंस की तरह कार्य करता है, तो अवतल लेंस की तरह कार्य करता है। अधिकता है किस लेंस की तरह, तो दिखता है उत्तल लेंस की तरह। पानी में हवा का बुलबुला दिखता है उत्तल लेंस की तरह, कार्य करता है अवतल लेंस की तरह। आगे देखिएगा, अवतल लेंस की फोकल दूरी माना 7 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता क्या होगा, तो सेंटीमीटर है तो आपको पता कि क्षमता बराबर सूत्र होता है, सेंटीमीटर में दिया रहे तो 100/F होता है, 100/F होता है। तो यहाँ पे 100/60 कीजिएगा, 100 कितना कीजिएगा 60, 0 से 0 कट गया तो 10/6 मतलब कि आ गया 5 कितना आया 2 आया, सॉरी 5/3 आया, 5/3 आया। तो 5/3 जब भागा दीजिएगा तो कितना आएगा, 1.66 आएगा, 1.66 डी डायोप्टर मैंने -1। अवतल लेंस है ना, अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे अवतल लेंस की क्षमता आ गया -1.66 डी आ गया डायोप्टर, डी से डायोप्टर। लेंस की क्षमता कैसे मात्रा डायोप्टर होता है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो किसी लेंस के फोकल दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/F होता है, मीटर में रहेगा तो F 1/F और सेंटीमीटर में रहेगा तो 100/F होगा, है ना, समझिए। ठीक है, अगर देखिएगा उत्तर लेंस की क्षमता 5D है तो इसकी फोकल दूरी क्या होगी, तो बता दिया आपको। इसका आपको पता है कि सूत्र होता है P बराबर 1/F होता है। ठीक है, तो क्षमता दे वाला कितना 5D, तो 5 बराबर हो गया 1/F, 1 कितना F हो गया। तो यहाँ पे इसको निकालना, F निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अब भागा दीजिएगा तो 0.2 मीटर, 0.2 मीटर। इसी को सेंटीमीटर लीजिएगा तो 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना 20 सेंटीमीटर हो गया। मतलब इसका आंसर हो गया, आपका बोल सकते हैं इसका आंसर हो गया 0.2 मीटर बोलिए या 20 सेंटीमीटर बोलिए, फोकस जो निकल गया। ठीक है, अगला प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग होता है। आगे देखिए, अगला प्रश्न कहता है आपके सामने कि दर्पण सूत्र लिखें, तो दर्पण सूत्र बोला है, तो दर्पण सूत्र आपको तो याद होगा। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/V + 1/U बराबर 1/F, 1/V + 1/U बराबर 1/F दर्पण सूत्र होता है। किस लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, किस लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल लेंस। कौन लेंस, अवतल लेंस में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर हो गया। नेत्रदान में क्या दान दिया जाता है, तो कॉर्निया, नेत्रदान में कॉर्निया को दान दिया जाता है।
अगला देखिए, अगला प्रश्न कहता है आपके सामने, प्रश्न नंबर 68। मानव नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस। क्या करता है? आइरिस। इसी को कहते हैं परितारिका, हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। क्या कहते हैं? परितारिका हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा कि मानव नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? आइरिस या परितारिका। परितारिका हिंदी है, आइरिस इंग्लिश शब्द है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है किसी वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र के किस भाग पर बनता है? तो दृष्टि पटल पर बनता है। कहाँ बनता है? दृष्टि पटल हिंदी शब्द है, और इसको इंग्लिश में कहते हैं रेटिना। क्या कहते हैं इंग्लिश में? रेटिना कहते हैं। तो सब रेटिना के नाम से फेमस है। तो मानव नेत्र के किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना बोलिए या दृष्टि पटल बोलिए, पर प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? अस्थाई बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, और 1/10 सेकंड के लिए बनता है। 0.01 सेकंड के लिए बनता है मानव में रेटिना पर प्रतिबिंब। मानव में रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है आँख में, है ना, 1/10 सेकंड के लिए बनता है, मतलब 0.1 सेकंड के लिए बनता है। आप इसे याद रख सकते हैं, ये पूछ सकता है। वास्तविक, उल्टा और अस्थायी बनता है, माने बहुत कम समय के लिए बनता है। ठीक है, आगे देखिएगा कि नेत्र के किस भाग पर सबसे अधिक स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है? इसका आंसर होगा पीत बिंदु। क्या आंसर होगा? पीत बिंदु। क्या आंसर होगा? पीत बिंदु। नेत्र के किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट बनता है? तो पीत बिंदु आंसर हो जाएगा। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर, या इसी को बोल सकते हैं मीटर में तो 0.25 मीटर। 25 सेंटीमीटर बोलिए या 0.25 मीटर बोलिए, बात एक ही है। सेंटीमीटर को मीटर बदलने 100 से भाग पड़ेगा। आगे देखिए, आगे है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, और ज़्यादा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए द्विफोक्सी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसमें उत्तल अवतल दोनों होता है। आगे देखिएगा, अगला इसमें प्रश्न आपके सामने कहता है कि आसपास हो गया, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच पाए जाने वाले द्रव को क्या कहते हैं? काचाव द्रव। क्या कहते हैं? काचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, तो नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में पाए जाने वाले द्रव को काचाव द्रव कहा जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो देखिएगा, अगला प्रश्न आपके सामने कहता है क्या? अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, अबिंदुकता नेत्र के किस भाग से संबंधित है? तो बता दे कॉर्निया। कॉर्निया से संबंधित है। अबिंदुकता कब होता है? जब कॉर्निया का ठीक से गोलाकार न होता है ना, तो अबिंदुकता की बीमारी हो जाती है। ठीक है, जब कॉर्निया का आकार ठीक से गोलाकार न होता तो उसको हम कहते हैं अबिंदुकता हो गया। मतलब कॉर्निया, अबिंदुकता जो है नेत्र के किस भाग से संबंधित है? कॉर्निया से संबंधित है। ठीक है, किस दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है? तो रेटिना के पहले जो प्रतिबिंब बनता है निकट दृष्टि दोष में। किस दृष्टि दोष में? निकट दृष्टि दोष में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के पहले बनता है। आगे है कि किस दृष्टि दोष में व्यक्ति लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है? तो आपका आंसर होगा वर्णांता। क्या आंसर होगा? वर्णांतता। मतलब इसमें क्या होता है कि व्यक्ति जो है लाल और हरा रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ये जन्मजात बीमारी है, जन्म से होती है, इसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, जो कलर, इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। आगे देखिए, आगे कहता है किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा लाल रंग, है ना। और सबसे अधिक विचलन किसका होता है? तो बैंगनी रंग का। सबसे अधिक विचलन किसका होता है? बैंगनी रंग का होता है। अगला प्रश्न देखिए कि इंद्रधनुष प्रकाश किस घटना का उदाहरण है, कारण बनता है? तो प्रकाश के वर्ण विक्षेपण। इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्ण विक्षेपण के कारण, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। और इसका आंसर क्या होगा? प्राथमिक रंग कितने हैं? तो आंसर 3 हो जाएगा, लाल, हरा और नीला। लाल, हरा और नीला कैसा रंग है? तो प्राथमिक रंग है। लाल, हरा, नीला कैसा रंग है? प्राथमिक रंग है। इस प्रकार से हमने इस वीडियो में 80 प्रश्नों को देखा साइंस का, जो आपके एग्जाम के पार्ट में से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस प्रकार हम लोग
80 प्रश्नों को देखें जो आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपके सामने एक लाइन लिखा हुआ यहाँ पे है कि सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि यह मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की सबसे खास बात यह है कि मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। आप मेहनत कीजिए, आपका सफलता एक दिन रंग लाएगा और आपका जो मैट्रिक में बोर्ड में बहुत अच्छा नंबर आएगा जब आप मेहनत करेंगे। तो इसी तरीक़ा से आप चैनल से हम जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो सके। अगर आप साइंस का और अधिक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए। प्लेलिस्ट में जो है कई वीडियो आपका अपलोड हो चुका है, जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत, बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।